18वीं सदी का हिंदुस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सल्तनतें कमजोर पड़ रही थीं और नई ताकतें उभर रही थीं। मुगल हुकूमत अब सिर्फ नाम की रह गई थी, मराठा ताकत पूरे वजूद में थी और यूरोपीय तिजारती कंपनियां, खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी, तिजारत के बहाने सियासत में दाखिल हो चुकी थी। दक्कन की जमीन पर मैसूर रियासत एक मजबूत और खुद मुख्तार ताकत बनकर उभर रही थी। इसी माहौल में पैदा हुआ एक बच्चा जो आगे चलकर तारीख में टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। टीपू हैदर अली का बेटा था। हैदर अली कोई खानदानी बादशाह नहीं था, बल्कि अपनी काबिलियत, जुर्रत और फौजी समझ के दम पर मैसूर का हुक्मरान बना था। यही वजह थी कि टीपू की तरबियत शाही आराम में नहीं, बल्कि सख्त अनुशासन और जिम्मेदारी के साए में हुई। बचपन से ही उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, फौजी रणनीति और हुक्मरानी के उसूल सिखाए गए। फारसी और दूसरी जबानों की तालीम ने उसे सियासत और इंतजामिया की गहरी समझ दी। उस दौर में अंग्रेज और फ्रांसीसी ताकतें हिंदुस्तान में अपने पैर जमा रही थीं। हैदर अली ने वक्त रहते समझ लिया था कि आने वाली जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि तकनीक और तदबीर से लड़ी जाएंगी। टीपू ने अपने वालिद के साथ रहते हुए हर मोर्चे को करीब से देखा। कम उम्र में ही वह मैदान जंग में उतरा और दुश्मन की चालें समझने लगा। 1770 के बाद हालात और सख्त होते चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब खुलकर इलाकों पर कब्जा चाहती थी। टीपू समझ चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ मैसूर की नहीं, बल्कि खुद मुख्तारी की है। 1782 में हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान तख्त मैसूर पर बैठा। यह उसके लिए इम्तिहान का वक्त था। उसने फौरन फौज की तंजीम शुरू की, इंतजामिया मजबूत की और रियासत को आने वाले तूफान के लिए तैयार किया। भाग 1 यहीं खत्म होता है, जहां एक नौजवान हुक्मरान पूरी तैयारी के साथ तारीख के सबसे बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा था। टीपू सुल्तान का यह दौर मुसलसल जंगों और सुधारों का दौर था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर को अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट मान चुकी थी। एंग्लो मैसूर जंगों ने पूरे दक्कन को मैदान जंग बना दिया। टीपू ने इन जंगों में न सिर्फ बहादुरी दिखाई, बल्कि फौजी इजादात से दुश्मन को हैरान कर दिया। उसकी रॉकेट आर्टिलरी उस वक्त की दुनिया में बिल्कुल नई चीज थी। लोहे से बने रॉकेट जब मैदान में गिरते तो अंग्रेज फौज में अफरा तफरी मच जाती। बाद में यही तकनीक यूरोप पहुंची और जदीद रॉकेट साइंस की बुनियाद बनी। जंग के साथ साथ टीपू ने रियासत की इस्लाह पर भी तवज्जो दी। जमीनी इंतजाम बेहतर किया गया, किसान को राहत देने की कोशिश हुई और तिजारत को बढ़ावा मिला। बंदरगाहों और रेशम की सनत ने मैसूर की माशी हालत मजबूत की। टीपू का ख्वाब था एक खुद मुख्तार और मजबूत मैसूर। हालांकि यह दौर इख्तिलाफात से भी भरा था। कुछ फैसले सख्त थे जिन पर उस वक्त भी सवाल उठे और आज भी बहस होती है। तारीख गवाही देती है कि लगातार जंग और सियासी दबाव ने हर हुक्मरान को मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर किया। टीपू को सिर्फ हीरो या विलन के खाने में रख देना, हकीकत को आसान बना देना होगा। 1792 की संधि ने टीपू को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इलाका गया, मुआवजा देना पड़ा, मगर उसने हार कबूल नहीं की। यह वक्त था नए सिरे से तैयारी का। 1790 के आखिरी सालों में अंग्रेजों ने तय कर लिया कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है और मैसूर आजाद है, उनका राज मुकम्मल नहीं हो सकता। मराठों और निजाम के साथ मिलकर उन्होंने आखिरी हमला करने का फैसला किया। 1799 में श्रीरंगपट्टनम का मुहासिरा शुरू हुआ। किले के अंदर हालात सख्त थे, लेकिन इरादे मजबूत। 4 मई 1799 को आखिरी हमला हुआ। टीपू सुल्तान मैदान जंग में शहीद हुआ। अंग्रेज अफसरों ने भी माना कि वह आखिरी दम तक लड़ा। टीपू की शहादत के साथ मैसूर की आज़ादी खत्म हुई और दक्कन में अंग्रेजी गलबा मजबूत हो गया। इसके बाद उसकी शख्सियत पर बहस शुरू हुई, जो आज तक जारी है। मगर एक बात तय है, टीपू सुल्तान उन गिने चुने हुक्मरानों में था जिसने विदेशी ताकत के सामने झुकने से इनकार किया। आज टीपू सुल्तान की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि तारीख सीधी लकीर नहीं होती। ये हौसले,
गलतियों, जंगों और ख्वाबों का मिला जुला सच होती है, और टीपू सुल्तान इसी सच का एक अहम किरदार है।